हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की टीजीटी पीजीटी क्लास में मैंने आज की प्रैक्टिस सेट में मैंने आपके रखे हैं 125 क्वेश्चन। ये फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में भी इसमें इस सीरीज से क्वेश्चन आए हुए होंगे और आने वाली परीक्षा में भी इस सीरीज से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज को ध्यान से देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। क्या करता था, काय के लिए करता था, किसके उपयोग के लिए करता था शारीरिक शिक्षा का प्रयोग, उसके बारे में बात हो रही है। तो पहला है रक्षा एवं भोजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु, या डी है आपका खेल कौशलों के विकास हेतु। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो है शारीरिक शिक्षा के लिए मनुष्य जो करता था वो करता था आपका क्या, रक्षा और भोजन हेतु। किसके लिए, रक्षा के और भोजन के लिए शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी। क्या है, नहीं की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी, ये देखना है। ठीक है, पहला देखिए, विकल्प ए है घुड़सवारी और धनुर्विद्या, बी है भाला फेंकना, सी है नृत्य एवं गायन, और डी है आपकी जिम्नास्टिक। ठीक है, तो दो का क्या होगा, जिम्नास्टिक की जो क्रिया थी वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। घुड़सवारी और धनुर्विद्या भी होता था, भाला फेंक भी होता था, और नृत्य और गायन ये भी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व चीन वासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे। ईसा से 2500 ईसा पूर्व चीनवासी किस उद्देश्य से शारीरिक शिक्षा में भाग लेते थे। ठीक है, चीनवासी, और कितने, ये 2500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा व्यायामों में भाग लेते किस उद्देश्य से, मनोरंजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, रोग निवारण हेतु, या धनुर्विद्या हेतु। तो ये जो थे चीनवासी जो 2500 ईसा पूर्व शारीरिक शिक्षा व्यायामों में भाग लेते थे, वो लेते थे आपके रोगों के निवारण हेतु। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, या महाकाव्य काल को, या रामायण या महाभारत काल को, या हर्ष काल को, या नवपाषाण काल को। ठीक है, ए होगा विकल्प से, या बी सही होगा, या सी या डी। तो इसमें जो होगा वो चौथे का आपका है कौन सा, बी वाला, यानी रामायण और महाभारत काल या महाकाव्य काल कहते हैं, ये आपका शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ। भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ। किसके कारण, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध काल, गुप्त काल, या सिंधु घाटी का सभ्यता में। ठीक है, कौन से में, महाकाव्य काल में, जैन एवं बौद्ध काल में, गुप्त काल में, या सिंधु घाटी सभ्यता में। तो पाँच का होगा आपका बी, जैन एवं बौद्ध काल में। ठीक है, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की। क्या है, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की, मौर्य काल में। ठीक है, तो किसकी की थी इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ की, तो आपकी योग सूत्र के रूप में, या योग कल्प के रूप में, या प्राणायाम के रूप में, या योग मंजरी के रूप में। ठीक है, तो छठे का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी योग सूत्र के रूप में। किसके लिए, योग सूत्र के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या है, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका योगदान रहा है महत्वपूर्ण, नालंदा और तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कौशाम्बी और कौन सा होगा, कौशाम्बी विश्वविद्यालय। ठीक है,
तो गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान था? इसमें कौन सी है वो? ए होगा सही, बी होगा, या सी या डी? तो इसमें होगा नालंदा और तक्षशिला। कौन सी होगी? नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो है किसमें शारीरिक शिक्षा में क्या है विकास में इन संस्थाओं का योगदान रहा है। अगला देखिए, किस मुस्लिम सम्राट ने की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ठीक है, किसकी बात हो रही? चौगान। किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई है? ठीक है, ये देखिए चौगान, चौगान का मतलब जानते हो? इसे पोलो भी कहते हैं। चौगान को क्या कहते हैं? पोलो। ठीक है, और इसमें क्या है, पोलो के लिए ही चौगान कहते हैं। तो इसमें क्या है, मृत्यु किसकी हुई है? अलाउद्दीन खिलजी की हुई है, ए मोहम्मद तुगलक की हुई थी, बी, या सी बलबल, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक? तो चौगान खेलते हुए जो मृत्यु हुई है वो हुई है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 19वीं शताब्दी में किस देश के शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस, यूनान, जर्मनी या इंग्लैंड? बताइए कौन होगा? 19वीं शताब्दी में किस देश को शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, जर्मनी को या इंग्लैंड को? बताइए किसको कहा जाएगा? तो 9th का आपका कौन सा होगा? वो होगा इंग्लैंड। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जो जन्मदाता है वो है आपका इंग्लैंड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शिक्षा शास्त्र का पितामह कहा जाता है? जे फ्रीडरिक गुड्समुट्स, या लुडविग जॉन, या नास्तिगान, या जॉन लॉक? कौन से हैं? तो इसमें ये होंगे कौन से? आपका 10वां क्वेश्चन है। कौन सा है ये? 10वां। और 10वें का आपका कौन सा होगा? जे कौन होगा? जे फ्रीडरिक और गुड्स या मूड्स को जर्मनी के शिक्षा शास्त्री और शिक्षा का पितामह इनको कहा जाता है, जर्मनी का पितामह। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का जर्मनी में जो है शिक्षा शास्त्र का पितामह जे फ्रीडरिक गुड्स और मूड्स को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया? 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया था? फ्रांस नास्तिगान को, आर्चिगार्ड मैकलारेन को, या हेनरिंगी लिंग को, या फ्रीडरिक जॉन को? ठीक है, किसको कहा जाएगा? तो इसमें जो 11 है, 11 का आपको कौन सा होगा? फ्रांस नास्तिगान को। किसको? फ्रांस नास्तिगान को। ठीक है, आपका 11 का जो होगा वो ए होगा। अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया? 19वीं शताब्दी की बात हो रही है और स्वीडन कहाँ के हैं? स्वीडन। शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया था स्वीडन में। कौन से विद्वान हैं वे? हिट डेविरस, या चार्ल्स ए बुचर, या सर हेनरिक लिंक, या पीटर साल्वे? कौन है? ए, बी, सी या डी? तो 12 का जो होगा वो होगा आपका सी। कौन है ये? सर हेनरिक लिंक। ठीक है, 19वीं शताब्दी के विद्वान है ये जिन्होंने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर हेनरिक लिंक ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की थी? 1811 में, 1819, 1814 या 1819? ठीक है, तो हेनरिक लिंक ने स्टॉकहोम में जो रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की है वो की है आपकी 13वीं का कौन सा होगा? 13 का आपका होगा सी, यानी 1814 में। कितने में की? 1814 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? अमेरिका में शारीरिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया था? 1960 D.D. विलिस ने, 1893 डॉक्टर जी नाइस्मिथ ने, सर हेनरिक लिंक ने 1891, या 1882 P.H. जोसेफ ने? किसने किया था बताइए? शारीरिक शिक्षा में स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब से किसके प्रयत्नों से बनाया गया था? अमेरिका में। ठीक है, किसका प्रयत्न था? तो 1800 कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो 14 का जो होगा, 14 का होगा आपका ए, 1860 D.D. विलिस। किसके प्रयत्नों से?
1860 ईस्वी में डॉक्टर D.O. विलेस के प्रयासों से अमेरिका में स्कूली पाठ्यक्रम में क्या है, शारीरिक शिक्षा को हिस्सा बनाया गया था। अगला देखिए कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? अकबर था कि हुमायूं था कि बाबर था कि जहांगीर था? अच्छे तैराक की बात हो रही है, यानी मुगल सम्राट है और तैराक भी है वो। अकबर है, हुमायूं है, बाबर है या जहांगीर है? तो 15 का जो होगा वो आपका होगा सी, कौन है, बाबर जो था वो अच्छा तैराक था। अगला देखिए कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? अब देखिए कुश्ती का शौकीन कौन सा था? अकबर था ए, बी में हुमायूं है, सी में बाबर है और डी में औरंगजेब। कौन सा होगा? कौन सा मुगल सम्राट शौकीन था किसका? कुश्ती का। तो कुश्ती का जो शौकीन है वो 16 का होगा ए आपका, कौन है, अकबर। अकबर जो था वो कुश्ती का शौकीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा में भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? मुगल सम्राटों की, अंग्रेजों की, मुस्लिम सम्राटों की या आर्यों की? किसको माना जाता है बताओ? मुगल सम्राटों को, अंग्रेजों को, मुस्लिम सम्राटों को या आर्यों को? तो 17 का जो होगा वो होगा बी आपका, कौन सा होगा, बी। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है। आधुनिक रूप, जो शारीरिक शिक्षा का आधुनिक रूप है वो किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा ही हमारे भारत में अधिकतर खेलों का प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या है? भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया। भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया किसने? राजा राम मोहन राय ने, अंग्रेजों ने, बाबर ने या इल्तुतमिश ने? किसने बनाया था? तो 18 का जो होगा वो भी होगा, किसके द्वारा बनाया गया था ड्रिल को अनिवार्य विषय? वो बनाया था आपका अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1911 कलकत्ता, 1915 मुंबई, 1917 बंगलौर, 1920 मद्रास। 19 का आपका कौन सा होगा? तो 19 का आपका होगा डी, कौन सा होगा? 1920 मद्रास। कौन सा होगा? 1920 मद्रास में। ठीक है, मद्रास में इसकी स्थापना की थी YMCA की। ठीक है। अगला देखिए, अगला है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके प्रयत्नों से की गई? किसके द्वारा की गई? HC बक के द्वारा या P जोजफ के द्वारा, अम्बा एवं पंत के द्वारा, G काली कॉक के द्वारा? किसके द्वारा? तो 20 का आपका कौन सा होगा? 20 का होगा HC बक। किसके द्वारा? HC बक के द्वारा इनके प्रयत्नों से YMCA की स्थापना हुई। और कहाँ हुई थी? मद्रास में, 1920 में। ठीक है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? 1914, 1918, 1919, 1921? कब हुई थी बताइए? तो ये जो स्थापना हुई है आपकी, वो हुई है आपकी कितने में? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की वो हुई है आपकी 1914 में। 21 का कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना किसने की? अम्बा और पंत ने, देवसारे अंसारी ने, स्वामी विवेकानंद ने या जगदम्बा ठाकुर ने? तो 22 का जो होगा वो होगा आपका ए। 22 का कौन सा होगा? 22 का होगा ए, अम्बा और पंत द्वारा। ठीक है। हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? 1930 में, 1931, 1932 या 1934? तो 23 का होगा आपका, कौन सा होगा? हैदराबाद में जो स्थापना की गई है शारीरिक शिक्षा कॉलेज की, वो है 23 का आपका बनेगा बी जाके। 1931 में इसकी स्थापना की गई है। अगला देखिए, 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया था? 1932 में जो लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खोला गया है वो किसके प्रयत्नों से खोला गया है, ये पूछा जा रहा है। तो वो खोला गया है आपका किसके प्रयत्नों से? 24वां जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है कि आपका
क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1932 में जो लखनऊ में खोला गया, किसके प्रयासों से खोला गया है? वो खोला गया है आपका किसके प्रयासों से? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के प्रयासों से ये खोला गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कौन सा है? कंडवाली। और ये है कहाँ पर? मुंबई में है। कौन सा वह है ये जो कंडवाली में खोला गया, ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, कंडवाली मुंबई में है। ये कब खोला गया था? ठीक है, 1935 में, 1937 में, 1938 में या 1941 में? ठीक है, तो ये जो खोला गया है 25वां जो क्वेश्चन है वो 1938 में। कहाँ पर खोला गया? 1938 में। जो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली मुंबई में खोला गया वो 1938 में खोला गया। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की थी? 1915 पी जोजफ, 1940 श्री हेंग, 1942 पी एस स्टालिन या 1945 श्री मुरिन? किसके द्वारा? तो 26 का जो होगा वो आपका होगा कौन सा? बी, यानी श्री हेंग के द्वारा 1940। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की थी? किसने की? 1915 पी जोजफ ने, 1940 हेंग ने, 1942 पी एस स्टालिन ने या 1945 श्री मुरिन ने? ठीक है, शारीरिक शिक्षा कॉलेज में जो लाहौर में स्थापना की किसके द्वारा की गई है? तो आपका 26 का जो होगा, 26 का आपका है कौन सा? बी, यानी 1940 श्री हेंग ने लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना की थी। अगला देखिए, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को लागू कब किया गया था? राजकुमारी अमृता कोचिंग स्कीम को लागू कब किया गया था? 1949 में, 1953 में, 1951 या 1959 में? तो आपका 27 का जो होगा, 27 का है बी। कौन सा है? 1953 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम कब लागू की गई थी? ACC स्कीम 13-16 साल की लड़कियों के लिए कब लागू की गई थी? तो 1950, 1952, 1953 या 1954? तो 28 का जो होगा वो होगा बी, 1952 में ये स्कीम लाई गई थी लड़कियों के लिए। अगला देखिए, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ? कब किया गया था अखिल भारतीय खेल समिति का गठन? 1952 किया गया, 1953, 1954 या 1959 में? तो 29 का जो क्वेश्चन होगा, 29 का होगा सी, 1954 में। ठीक है, 1954 में अखिल भारतीय खेल समिति का गठन किया गया था। खेल की इस अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया? खेल की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया था? 1958, 1954, 1957 या 1961 में? तो आपका 30 का जो होगा वो 30 का होगा ए, 1958 में। कब? 1958 में अस्थायी जांच समिति खेल कूद का गठन किया गया था। अब देखिए, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCP, ठीक है, की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ठीक, 1954 ग्वालियर में, 1956 ग्वालियर में, 1957 ग्वालियर में, 1959 ग्वालियर में? तो ये लक्ष्मीबाई जो शारीरिक शिक्षा कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1957 में। और कहाँ की गई थी? ग्वालियर में। अगला देखिए, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज का प्रथम प्राचार्य कौन था? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य का नाम बताइए, क्या है? JPS चौहान या पीटर सातवें या PS जोजफ या HA मार्शल? आज के मार्शल कौन है इसके? तो 32 का जो होगा, 32 का है आपका सी, PS जोजफ जो थे वो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया? देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? नेशनल फिटनेस कोर का या राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति या शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति या राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति? किसके द्वारा किया गया था? तो 33 का जो होगा वो होगा ए आपका, नेशनल फिटनेस कोर। किसके द्वारा? नेशनल फिटनेस कोर 1959। अगला क्वेश्चन देखिए, 34वां है नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलतराम कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये लक्ष्मी स्वामी मुदालियार
या हनुमान नाथ कुंजरू कौन है? तो 34 का जो होगा वो कौन सा होगा? तो 34 का जो होगा इसमें 34 का होगा आपका डी, हनुमान नाथ कुंजरू। कौन है? फिटनेस कोर के 1959 में जो नेशनल फिटनेस कोर की जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं आपके हनुमान नाथ कुंजरू। ठीक है, तो 34 का जो होगा 34 का है डी, हनुमान नाथ है या हृदय नाथ कुंजरू, ऐसे ही है। ठीक है, देख लेना आप इसको। अगला देखिए, अगला है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। किसका कथन है? चार्ल्स ए बूचर का, आर ए बेमैन का, या जे बी नैश का, या विलियम्स का। तो 35 का जो होगा वो कौन सा होगा? 35 का होगा डी, कौन होगा? विलियम्स का। शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करें। किसका कथन है? जे बी नैश का, ओबर्ट टूफर का, या कैनसिडी का, या आर ए बेमैन का। तो 36 का जो होगा वो 36 का होगा डी, आर ए बेमैन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। किसका कथन है? जे बी नैश का, ओवर टूफर का, कैनसिडी का, या चार्ल्स ए बूचर का। तो 37 का आपका कौन सा होगा? जे बी नैश का। किसका होगा? जे बी नैश। शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। किसका कथन है? शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। किसका कथन है? एस सी बक का, ओवर टूफर का, कैनसिडी का, या चार्ल्स ए बूचर का। तो 38 का क्या होगा? 38 का होगा बी। ठीक है, ओवर टूफर का। किसका है? ओवर टूफर। 39 देखिए, 39 क्या है? शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। किसका कथन है? कैनसिडी का, या एस सी बक का, या पी एफ जोजफ का, या जे बी नैश का। किसका कथन है ये 39 का? तो 39 में जो क्वेश्चन है वो उसका कथन है किसका? कैनसिडी का। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सार्वजनिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से समय बनाना है। किसका कथन है? वो सक्षम बनाना है। क्या है? सक्षम बनाना, माध्यम से सक्षम बनाना। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों से सक्षम बनाना। एस सी बक, चार्ल्स ए बूचर, प्रोफेसर लॉक्सी, या रूसो। तो 40 का जो होगा आपका बी, चार्ल्स ए बूचर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र की दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती हैं। किसका कथन है ये? जी एच स्किनर का, बाई पी जेम्स का, या पी एच जोजफ का, या एच सी बक का। तो 41 का जो होगा वो होगा एच सी बक का। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका शारीरिक निर्बलता। शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनाना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है। तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, अरविंद का, या जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कथन जो है वो है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, ये परिभाषा आपकी बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा कौन सा है? शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुकरण, विजय
और पराजय के संभाव जैसी उच्च श्रेणी के गुणों का विकास में सहायता करती किसका है? मुदालियर आयोग ने कहा, कोठारी आयोग ने कहा, या अरविंद घोष ने कहा, या राधा कृष्णन ने कहा? तो ये इसका क्वेश्चन जो आंसर होगा 43 का, तो 43 का जो आंसर है वो है आपका बी। किसने कहा था? कोठारी आयोग ने ये परिभाषा दी थी। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? मनुष्य के शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास, या मनुष्य का सर्वांगीण विकास? तो मनुष्य का जो है सर्वांगीण विकास करना है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास का प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से हैं? कौन से प्रमुख 4? स्वास्थ्य, चारित्र्य निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति, शारीरिक अनुकूल और मानसिकता। स्वास्थ्य, खेल भावना, चरित्र निर्माण और कौशल प्राप्ति। स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल भावना और सामाजिकता। तो 45 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? 45 का है ए, यानी इसमें क्या है? इसमें आपका स्वास्थ्य है, चरित्र निर्माण है, नागरिकता है और मनोरंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सीलर एवं हर्बर्ट ने, बी है लॉर्ड केम्स और GTW पैट्रिक ने, या कार्ल ग्रूस ने, या स्टेनले हॉल ने? तो अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है, अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो किया गया है आपका 46 का जो होगा वो होगा आपका ए, यानी सीलर और हर्बर्ट द्वारा, स्पेंसर द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा ये अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया गया है आपका। अब मनोरंजन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किसने दिया है? कार्ल ग्रूस ने, जॉन डीवी ने, या कार्ल केम्स और GTW पैट्रिक ने, प्रोफेसर मैकडूगल ने? तो 47 का होगा आपका सी। कौन सा होगा? कार्ल केम्स और GTW पैट्रिक द्वारा। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? पूर्व अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? प्रोफेसर मैकडूगल ने, कार्ल ग्रूस ने, जॉन डीवी ने, या स्टेनले हॉल ने? 48 का कौन सा होगा? तो ये देखिए, पूर्व अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? तो 48 का जो होगा वो होगा बी, कार्ल ग्रूस ने। किसने दिया है? कार्ल ग्रूस द्वारा। पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने, अरस्तू ने, फ्रायर ने, स्टेनले हॉल ने? पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? तो 49 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? डी वाला, यानी स्टेनले हॉल। किसने दिया था ये पुनः स्मरण का सिद्धांत? स्टेनले हॉल द्वारा दिया गया। अगला देखिए, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? शुद्धिकरण का सिद्धांत फ्रायड ने दिया, अरस्तू ने दिया, रूसो ने दिया, या मैकडूगल ने दिया? तो शुद्धिकरण का सिद्धांत जो है वो दिया है आपका फ्रायड ने। किसके द्वारा किया गया है? फ्रायड के द्वारा शुद्धिकरण का सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अरस्तू, प्रोफेसर मैकडूगल, या TP नन, या जॉन डीवी? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता। तो 51 का जो होगा बी होगा आपका, प्रोफेसर मैकडूगल। ठीक। अब अगला देखिए, अगला है, खेल ही जीवन सिद्धांत की व्याख्या किसने की? खेल ही जीवन सिद्धांत की व्याख्या किसने की? TP नन, या सेबेस्टियस को, या जॉन डीवी, या रूसो? तो 52 का कौन सा होगा? 52 का होगा आपका सी, जॉन डीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। मानसिक अनुकूलन, वार्मिंग अप गरमाना, या लिम्बरिंग डाउन शिथिल होना, या इनमें से कोई नहीं? तो 53 का होगा बी आपका। कौन सा होगा? वार्मिंग अप या गरमाना। प्रतियोगिता का कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है क्या? लिम्बरिंग डाउन, शिथिल होना, लेटन, या संतुलित आहार, मनोरंजन करना? तो क्या किया जाता है जब परिश्रम करने के बाद शरीर को क्या है सामान्य स्थिति में लाने के लिए? तो वो किया जाता है आपका क्या है? लिम्बरिंग डाउन या शिथिल होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का
वर्क डाउन किया जाता है जिससे शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। भार प्रशिक्षण, परिधि प्रशिक्षण या एरोबिक क्रियाएँ या एनारोबिक क्रियाएँ, कौन सी की जाती हैं क्रियाएँ इसमें? तो 55 का जो होगा वो होगा आपका सी, क्या होती हैं? एरोबिक क्रियाएँ की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रियाएँ नहीं हैं? कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है इसमें? जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक्स या परिधि प्रशिक्षण। तो 56 का जो होगा वो होगा आपका डी, क्या है? परिधि प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों है? कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों है? तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग या साइकिलिंग या कैलस्थेनिक्स, कौन सी है 57 की? तो 57 का होगा आपका सी, कौन सी होगी? साइकिलिंग। किस एरोबिक क्रिया से शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? सामान्य पुष्टि, ठीक है। कौन सा होगा एरोबिक क्रिया? या कैलिस्थेनिक्स होगा, या जॉगिंग होगी, तालबद्ध व्यायाम होगा या भार प्रशिक्षण होगा? तो 58 का जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा वो होगा क्या है? कैलिस्थेनिक्स, ठीक है। कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? एरोबिक क्रिया है जो मनोरंजन के काम आ रही है। कैलिस्थेनिक्स, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग या साइकिलिंग। तो 59 का जो होगा वो 59 का होगा बी, कौन सा होगा? तालबद्ध व्यायाम। किस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? परिधि प्रशिक्षण, जॉगिंग या साइकिलिंग या भार प्रशिक्षण। तो 60 का कौन सा होगा? डी, भार प्रशिक्षण। भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी या स्वीडन? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी या स्वीडन। तो 61 का जो होगा वो आपका होगा सी, कौन सा होगा? जर्मनी। परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? मॉर्गन एवं एडम्स, इंग्लैंड ने, जे.टी.के. पैट्रिक, स्वीडन ने, या हेल डेविरस, जर्मनी ने, या पी.जी. हंट, इटली ने। तो 62 का जो होगा वो आपका होगा क्या? ए, किसने किया है? मॉर्गन एंड एडम्स, इंग्लैंड ने। परिधि प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? परिधि प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1951 ए में, 1953 बी में, 1955 सी में, 1957 क्या है? डी में। तो परिधि प्रशिक्षण विधि जो आई है वो आई है आपके 1957 में अस्तित्व में, 1957 में। गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, जिसका कथन है हेल का, डेवरिस का, ब्लूम का या सवेस्टियस को, ठीक है। तो 64 का जो होगा, 64 का होगा आपका बी, क्या होगा? डेवरिस का। जो व्यायाम सामान्यतः यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते जिन्हें क्या कहा जाता है? जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या मूलभूत व्यायाम। तो 65 का जो होगा वो होगा आपका बी, कौन सा होगा? आइसोमेट्रिक, कौन सा होगा? आइसोमेट्रिक व्यायाम। जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम या जर्मन व्यायाम। 66 का होगा आपका सी, आइसोटोनिक व्यायाम।
आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम या पेरीन व्यायाम, आइसोनेपिट्रीम व्यायाम या सबेस्टियन व्यायाम। तो 67 का जो होगा वो कौन सा होगा? 67 का होगा आपका ए। कौन सा होता है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम होता है ये। अगला देखिए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज किसने और कब की थी? इसकी व्यायाम आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज कब और किसने की थी? 1961 में जेफेनर क्ले ने की थी क्या? या बी में है 1963 मार्गन एंड एडमस ने की थी, 19 या सी है आपका 1965 कोलीबार जॉन ने की थी, या डी है आपका विकल्प दिया हुआ 1968 में पेरिस ने की थी। तो आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज जो की गई है वो 68 का वो होगा आपका डी। क्या किसने की है? 1968 में किसने की है? पेरिस द्वारा की गई है आपकी। कौन सी आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है बताइए? दीवार को ढकेलना, भार लेकर खड़े रहना, एक ही स्थान पर दौड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का मतलब है कि हम गति नहीं करेंगे, इसमें कोई भी गति नहीं होगी, ठीक है। जैसे दीवार पर धक्का लगाना, बाहर लेकर खड़ा रहना, तो ये तो सब होंगे, लेकिन क्या है, हम गति नहीं कर सकते, यानी जो एक स्थान पर दौड़ रहा है ये नहीं है, इसके आइसोमेट्रिक व्यायाम का नहीं है ये। अगला देखिए, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? आइसोटोनिक व्यायाम कौन सा नहीं है? भार प्रशिक्षण, कूदना, या मेडिसन बॉल के साथ व्यायाम करना, या दीवार को ढकेलना। तो आइसोटोनिक व्यायाम क्या है? आइसोटोनिक व्यायाम ये भी है, कूदना आइसोटोनिक व्यायाम है, या मेडिसन बॉल के साथ व्यायाम करना ये भी आपका आइसोटोनिक व्यायाम है। लेकिन नहीं पूछा गया है तो दीवार को ढकेलना ये आइसोमेट्रिक व्यायाम है। किस प्रकार के व्यायामों को प्रयोग नाव खेना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम या निरंतर प्रशिक्षण व्यायाम। तो 71 का जो होगा वो आपका होगा सी, आइसोकाइनेटिक व्यायाम के अंतर्गत ही आता है नाव चलाना। अगला देखिए, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि। सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि कौन सी है? अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, परिधि प्रशिक्षण या तैरना। सहन क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि कौन सी है? तो 72 का जो होगा आपका बी होगा, यानी निरंतर प्रशिक्षण विधि जो है सहन क्षमता को बढ़ाती है। कौन सी होगी? निरंतर प्रशिक्षण विधि जो है वो सहन क्षमता को आपके बढ़ा देती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, परिधि प्रशिक्षण विधि या फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि। तो 73 का जो होगा वो होगा बी, निरंतर प्रशिक्षण विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? बिकला ने, या जेटोपैक ने, या टोनी क्रूच ने, या पावो नूरमी ने। किसने की थी? तो 74 का होगा आपका ए। कौन से होगा? बिकला ने। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है ये देखिए, 1920 में, 1922 में, 1922 में, 1925 में या 1927 में। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है? 1920, 1922, 1925 या 1927। तो 75 का होगा ये, 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि का क्या है प्रयोग किया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रशिक्षण विधि द्वारा एवं पुनः शक्ति प्राप्ति किस प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण, परिधि प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण या फार्ट लेक प्रशिक्षण, ठीक है। पुनः शक्ति प्रयास का सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो 76 का जो आपका होगा वो होगा सी, अंतराल प्रशिक्षण विधि। कौन सी होती है? अंतराल प्रशिक्षण, मतलब थोड़े समय प्रशिक्षण किया जाता है, उसके बाद रुक जाता, रेस्ट लिया जाता है, फिर प्रशिक्षण चालू हो जाता है, फिर रेस्ट लिया जाता है, इस तरह से ये प्रशिक्षण चलता है। अगला देखिए, अगला है, फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि
किस देश की देन है? फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है, ये पूछा गया है आपका। ठीक है, फार्ट लेक प्रशिक्षण विधि किसकी देन है, ये चीज़ पूछी जा रही है। स्वीडन की, जर्मनी की, इंग्लैंड की या फिनलैंड की? तो 77 का जो होगा वो आपका होगा ए, स्वीडन की देन है ये। अगला देखिए, लेजिम का भार कितना होता है? लेजिम का भार कितना होता है? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम या लगभग 3 किलोग्राम? तो 78 का जो आपका होगा वो होगा ए, लगभग 1 किलोग्राम। ठीक है, लेजिम जानते हो होता कैसा है? लेजिम कैसा होता है? तो लेजिम होता है आपका क्या है, एक तरफ इसमें डंडा होगा इस तरह से लगा हुआ, ठीक, इस तरह से ये डंडा होता है। फिर यहाँ बीच में क्या है, कड़ियाँ होती हैं इस तरह से, ये इधर भी क्या होंगी, कड़ियाँ लगी हुई होंगी, ठीक है, यहाँ से। और बीच में फिर एक हैंडल होता है यहाँ पर लगा हुआ पकड़ने के लिए, इस तरह से होता है आपका लेजिम। ठीक, अगला देखिए, अगला है लेजिम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? लेजिम का जो हैंडल होता है उसकी लंबाई पूछी गई है, कितनी होती है? 12 से 15 इंच, 15 से 18, 14 से 17 इंच या 16 से 19 इंच? तो इसका जो होगा वो 79 का जो होगा वो होगा 15 से 18 इंच इसकी लंबाई होती है। लेजिम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? लेजिम चेन के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच या 7 इंच? तो 70 का 80 का कौन सा होगा? 80 का होगा आपका सी, कितनी होती है? 5 इंच। लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12, 15, 10 या 8? लेजिम की जो अवस्थाएं हैं कितनी हैं? 12, 15, 10 या 8? तो 81 का आपका होगा कितनी? 12 अवस्थाएं होती हैं आपकी लेजिम की, ये वाली। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? लेजिम की अवस्था कौन सी नहीं है इसमें, ये पूछा जा रहा है। पवित्र नहीं है, चार आवाज़ नहीं है, पीछे छलांग नहीं है या जानतिक नहीं है? तो क्या है इसमें जो है 82 का होगा आपका डी, कि जानतिक जो है वो नहीं है। पवित्र भी इसकी अवस्था होती है और चार आवाज़ भी होती है और पीछे छलांग भी इसकी अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डंबल शब्द का अर्थ क्या है? डंबल शब्द, दो सिरा भार या हस्त व्यायाम यंत्र या भार या हस्त चलित यंत्र? तो डंबल का जो अर्थ होगा वो क्या होता है? डंबल का अर्थ होता है दो सिरों पर भार। डंबल होता कैसा बना हुआ? इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से डंबल होगा, यहाँ भी भार होगा और इधर भी भार होगा, ठीक है। बीच में पकड़ने की जगह होती है ये वाली, ये जो जगह होती है वो पकड़ने की जगह होती है। ये भी भार होगा आपका और इधर भी भार होता है, ठीक है। ये डंबल जो है लकड़ी का भी होता है और लोहे का भी होता है। डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से प्रारंभ हुआ कहाँ पर हुआ? भारत में, रूस में, पश्चिमी देश में या पूर्वी देश में? तो 84 का जो आपका होगा सी, कौन सा होगा? पश्चिमी देश में डंबल का प्रयोग होना प्रारंभ किया गया था पहले। अब टिपरी का प्रयोग मुख्यतः, टिपरी का मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? मथुरा या ब्रज में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो 85 का जो आपका होगा कौन सा होगा? ये मथुरा और ब्रज में इसका प्रयोग किया जाता है टिपरी का, ठीक है। मथुरा और ब्रज में क्या है? टिपरी का प्रयोग किया जाता है। आज टिपरी की बनी होती, टिपरी बनी किसकी होती है ये पूछा जा रहा है। लोहे की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, पीतल की बनी होती है या बांस की बनी होती है? तो 86 का कौन सा होगा आपका? देखिए टिपरी जो है वो बनी होती है आपकी बांस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टिपरी की लंबाई कितनी होती है? टिपरी की लंबाई अब पूछी गई है। तो 15 से 18 इंच होती है, 16 से 20 इंच होती है, 18 से 22 इंच होती है या 18 से 24 इंच होती है? तो टिपरी की अगर लंबाई के बारे में बात होगी तो वो होती है आपकी 15 से 18 इंच लंबी होती है ये। अगर देखिए टिपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? 18 से 23 मिमी होती है, 20 से 25 मिमी होती है, 22 से 27 या 24 से 25 मिमी। तो आपका 88 का जो होगा वो होगा बी, 20 से 25 मिमी होती है इसकी मोटाई। टिपरी का भार कितना होता है? टिपरी के भार की बात हो रही, कितना होता है? 100 ग्राम, 120 ग्राम या 150 ग्राम या 200 ग्राम? तो टिपरी का जो भार होगा वो होता है आपका 100 ग्राम। कितना होता है टिपरी का भार? 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? ठीक है, कौन सी है टीम ये जो प्रतियोगिता से बाहर एक ही बार में हो जाएगी? एक बार खेलेगी, अगर हार गई तो प्रतियोगिता से बाहर होगी। चुनौती पद्धति है, राउंड पद्धति है, संयुक्त पद्धति है, या नॉकआउट पद्धति है? तो 90 का जो होगा वो है आपका डी, यानी नॉकआउट पद्धति में एक ही बार अगर टीम अगर लड़ रही है मान लो और वो हारेगी तो वो क्या है, बाहर हो जाएगी। ठीक है, जो हारती जाएगी वो बाहर होती जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4 टीमें हैं, तो इनका आपस में मैच हुआ, इनका आपस में मैच हुआ। अब इसमें से क्या हुआ, जो हार गई वो तो आपके पीछे चली जाएगी और जीत गई वो आगे बढ़ जाएगी। अब इन दोनों मैच हो जाएगा, जो जीतेगा वो जीते और इसमें से जो हारेगा वो बाहर। ठीक, इस तरह से मैच होते हैं। ये नॉकआउट पद्धति कहलाती है आपकी। नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती हैं ये पूछा जा रहा है। नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है? नॉकआउट पद्धति 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो नॉकआउट पद्धति जो होती है वो आपकी होती है 8 प्रकार की, वो 5 प्रकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? नॉकआउट पद्धति का प्रकार कौन सा नहीं है? कॉन्सोलेशन पद्धति या बैगनाल वाइल्ड पद्धति या पिरामिड पद्धति या सिंगल नॉकआउट पद्धति? तो नॉकआउट पद्धति का जो भाग नहीं है वो कौन सा पूछा जा रहा है आपका? कौन सा है ये? 92 का। तो 92 का कौन सा है आपका? कॉन्सोलेशन पद्धति है, नॉकआउट पद्धति का प्रकार है, और बैगलान वाइल्ड पद्धति भी है और सिंगल नॉकआउट भी है। ये जो है ये नहीं है। पिरामिड पद्धति जो है वो नॉकआउट पद्धति का भाग नहीं है। नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का फार्मूला है। नॉकआउट पद्धति जो है उसमें मैचों को जानने का जो फार्मूला है वो कौन सा है? कुल टीम -1, कुल टीम +1, या कुल टीम -2, या कुल टीम +2? तो नॉकआउट पद्धति में जो मैचों को जाना जाता है वो जाना जाता है आपका 93 का कौन सा होगा? वो होगा कुल मैच -1। ठीक है, इससे जाना जाता है। नॉकआउट पद्धति में टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 हो तो कितनी बाई देनी पड़ेंगी? पावर ऑफ 2 की बात हो रही है इसमें, पावर ऑफ 2। नॉकआउट पद्धति को ध्यान रख लेना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में। तो पावर ऑफ 2 तो ये होगा 2 4 8 16 32 64, ये तो आपका क्या होगा? नॉकआउट, वो पावर ऑफ 2 हो गया। लेकिन पावर ऑफ 2 अगर संख्या है आपकी तो उसमें बाई कितनी देनी पड़ेंगी ये पूछा जा रहा है। 4 देनी पड़ेंगी, 6 देनी पड़ेंगी, 7 देनी पड़ेंगी, या एक भी नहीं? तो नॉकआउट पद्धति में अगर पावर ऑफ 2 की संख्या है तो उसमें एक भी आप क्या करेंगे, एक भी आपको बाई नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर पावर ऑफ 2 के अंतर्गत नहीं है तो बाई अगर पूछ ली जाए, मान लीजिए पावर ऑफ 2 ये तो 2 8 कितनी हो गई, इसमें जो है 2 4 6 8 16 हो गई, ये तो पावर ऑफ 2 है। अब पावर ऑफ 2 की जगह मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या है 5 टीमें दे दी जाएँ कि 5 टीमों में कितनी बाई देनी पड़ेंगी। अगर 5 टीमें हैं तो इसमें बाई देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कितनी बाई देनी पड़ेगी 5 के लिए? अब पावर ऑफ 2 देखा जाएगा इसमें कौन सा लगेगा, तो पावर ऑफ 2 लगेगा इसमें 8, तो इसमें से माइनस कितना कर दिया, 8 कर दिया जाएगा, बचेगा कितना 3। तो ये 3 बाई दी जाएंगी इसमें। अगर 5 टीमें होंगी तो इसमें बाई की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बाई आपकी निकाली जाती है। अगला देखिए, अगला है, किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर दिया जाता है? कौन सी नॉकआउट पद्धति है जिसमें एक बार टीम हार जाती है तो दोबारा खेलने का उसे मौका मिलता है? सिंगल नॉकआउट पद्धति, डबल नॉकआउट, या बैगनाल वाइल्ड पद्धति, या नॉकआउट कंप्लीट? तो 95 का जो होगा वो होगा आपका बी, वो डबल नॉकआउट पद्धति है। ठीक है, कॉन्सोलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? कॉन्सोलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 2 3 4 5। तो 96 का जो होगा वो होगा आपका ए, कौन सा होगा? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम में को सभी टीमों से खेलना पड़ता है? किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम को सभी टीमों से खेलना पड़ता है? नॉकआउट पद्धति में, राउंड रॉबिन पद्धति में, संयुक्त स्वरूप में, या चुनौती पद्धति में? तो 97 का जो होगा वो आपका होगा बी, कौन सी होगी? राउंड रॉबिन पद्धति ऐसी है जिसमें एक टीम सभी टीमों से क्या है, खेलेगी। अगला देखिए, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में सिंगल लीग प्रकार
किस तरह से, कौन सा सूत्र है? अगर राउंड रॉबिन प्रतियोगिता हो रही है, सिंगल लीग प्रकार की कुल मैचों की संख्या निकालना है, तो कौन सा सूत्र इसमें लगाया जाएगा? n(n-2/2 n(n+1/2 n(n-1/2 n(n-2/2)। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो इसका जो होगा आपका 98 का होगा आपका कौन सा? सी वाला विकल्प जो है वो आपका लगेगा इसमें, ठीक है। ये वाला आपका सूत्र सही है। अगला देखिए क्या है, क्या राउंड रॉबिन में डबल लीग पद्धति अगर आपकी डबल होगी तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। डबल में कैसे निकाला जाता है? डबल में देख ली, राउंड रॉबिन में डबल लीग आपकी हो रही है तो कुल मैचों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? n-1/2 n या n ब्रैकेट -1/2 वो n जो है बी सही होगा आपका, या n या n+1 ब्रैकेट में, या n+1/2। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। अगर डबल राउंड कुल मैच अगर निकालने हो तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा आपका ये वाला सही, ठीक है। कौन से सूत्र लगेगा? ये मान लीजिए अगर 10 टीमें हैं और आपको डबल नॉकआउट पद्धति यानी डबल कौन सी हो रही है? राउंड रॉबिन प्रतियोगिता हो रही है, तो इसमें क्या होगा? 10 फिर होगा 10 -1 इस तरह से। तो कितने हो गए? 10 तो ये हो गए और ये हो गए आपके कितने? -1 घट गया तो ये हो गए 9। कुल मैच अगर आएंगे तो 90 मैच हो जाएंगे। कितने? 10 टीमों के 90 मैच हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से आपका ये निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है? अगर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक है तो कौन से ग्रुप पद्धति में बांटा जाता है, ये बताइए। संयुक्त प्रतियोगिता, नॉकआउट या चुनौती पद्धति या राउंड रॉबिन लीग पद्धति? तो 100 का जो होगा वो होगा आपका संयुक्त प्रतियोगिता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? लीग कम नॉकआउट पद्धति, लीग कम लीग, या कम वेव टाइप, या नॉक आउट कम लीग? तो उसमें क्या है, 101 का जो होगा वो होगा आपका सी, कम वेव टाइप, ठीक है। पिरामिड टाइप, किंग टाइप और काव वेव टाइप पद्धति की प्रतियोगिता पद्धति के प्रकार हैं? नॉकआउट, चुनौती प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता या संयुक्त प्रतियोगिता? तो 102 का जो होगा वो कौन सा होगा? बी आपका चुनौती प्रतियोगिता। आदर्श धावक पथ माना जाता है, आदर्श धावक पथ क्या मान 200 मीटर, 400 मीटर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 103 का जो होगा बी होगा आपका 400 मीटर। कितना आदर्श धावक पथ जो है वो माना जाता है आपका 400 मीटर का। कितने का? 400 मीटर का होता है। आदर्श धावक पथ में स्टैगर की यानी धावन पथ का जो सीधा भाग होता है उसकी लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। कितना होता है? वो होता है लगभग 70 मीटर, लगभग 80 मीटर, लगभग 85 मीटर, या लगभग 90 मीटर। तो या लगभग 84.39, कितना? 84.39 होता है आपका। जो अगर इस समय जो पूछा जाता, पहले की ये संख्या लिखी हुई इसमें हो, इस समय अगर देखा जाएगा तो 84.39 मीटर होती है आपकी सीधी पथ, सीधा। ये जो है ना, इसकी बात हो रही है। ये देखिए, ये जो पथ होता है ये दौड़ने वाला, इसकी लंबाई की बात हो रही है। तो इसकी जो लंबाई अगर पूछी जाएगी तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी? 84.39 मीटर। कितनी होती है? 39 मीटर होती है, ठीक है। सीधे स्टैगर यही है, इसी को स्टैग कहते हैं। ये अलग होती है, कर्व होता है, ठीक है। इधर भी कर्व होता है और उधर भी कर्व होता है। तो इसकी जो दूरी थी वो पूछी गई थी। अगला देखिए, आदर्श धावक पथ में कम से कम कितने गलियारे होने चाहिए? आदर्श धावन पथ अगर आप बना रहे हैं तो उसमें गलियारों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, 7 होगी, 8 होगी या 6 होगी? तो गलियारों की संख्या होनी चाहिए उसमें 8, ठीक है। 105 का कौन सा होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आदर्श धावक पथ में प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? गलियारा जानते हो, गलियारे की चौड़ाई कितनी होगी आपकी, ठीक है। गलियारे की बात हो रही है। अभी मैंने जो बात की थी वो था आपका
स्टैगर। अब ये वाला इस गलियारे की, जिसमें जो खिलाड़ी दौड़ रहा है उस गलियारे की बात हो रही है। इसमें चौड़ाई कितनी होगी इसकी, अगर ये मान लीजिए है दौड़ने वाला, तो इसकी जो चौड़ाई है उसकी बात हो रही कितनी होगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, अभी 1.20 मीटर होगी, 1.22 मीटर होगी, 1.25 मीटर होगी, 1.30 मीटर होगी। तो इसमें आधार धावन पथ के गलियारे की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 1.22 मीटर। अगला देखिए, धावन पथ में स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है। स्टैगर निकालने का सूत्र बताइए कौन सा होगा इसमें धावन पथ में। तो कौन सा होगा इसमें स्टैगर निकालने का सूत्र आपका, WN+1 ब्रैकेट में -10 मीटर 10 सेंटीमीटर गुणे 2 पाई, या WN+1 छोटी ब्रैकेट -10 या सेंटीमीटर, या 2 गुणा 2 2R, या WN-1 प्लस 10 सेंटीमीटर गुणा 2R, या WN-1 -10 सेंटीमीटर या गुणे 2R। तो इसका जो होगा वो होगा आपका कौन सा, इसमें जो होगा सूत्र वो आपका 107 का कौन सा होगा, 107 का जो सूत्र है वो है आपका डी वाला। कौन सा होगा, डी वाला। ये है आपका स्टैगर निकालने का सूत्र। ठीक है, इसको भी याद रखना, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है ये। अगर देखिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ के निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए। आदर्श धावन पथ के निर्माण की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो ये आपका कितनी होनी चाहिए, उत्तर पश्चिम या पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण या उत्तर पश्चिम। तो आपकी ये आदर्श धावन पथ का जो दिशा की बात हो रही है, तो ये आपकी दिशा होनी चाहिए कौन सी, उत्तर और दक्षिण दिशा में। कौन सा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ये बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। 108 का होगा सी। धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण का आवश्यकता होती है। धावन पथ के अंकन के लिए कौन से कोण की आवश्यकता हो रही है, ये पूछा जा रहा है। 60 अंश के, या 79 का, 89 का, या 90। धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण की आवश्यकता होती है। तो 109 का होगा कितना, 90 डिग्री का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धावन पथ के अंकन की विधि नहीं है। धावन पथ के अंकन की विधि की पूछी जा रही, कौन सी नहीं है। पूर्ण कर्ण विधि, या वर्तुल चाप विधि, या अर्धकणा विधि, या पाइथागोरस विधि। 110 का पूछा जा रहा है, तो 110 का होगा बी। कौन होगा, वर्तुल चाप विधि। आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का सूत्र। आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का सूत्र कौन सा होता है, 2R - NW बटे स्ट्राइक, या होता है कौन सा, 2B, कौन सा होगा इसमें, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। इसमें देखिए एक में माइनस लगा है, एक में प्लस लगा है। ठीक है, एक में फिर यहाँ पर माइनस लगा है। तो कौन सा सूत्र होगा, आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का सूत्र है। तो 111 का जो होगा वो होगा आपका बी। कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, 2 ब्रैकेट में R + NW प्लस स्टैक। अगला देखिए, धावन पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र कौन सा होगा। इसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। धावन पथ की जो चौड़ाई है वो निकालने का अगर सूत्र पूछा जाएगा तो इसमें होगा आपका बी वाला। कौन सा होगा, 2 ब्रैकेट में R + N गुणे W ब्रैकेट में 1। ठीक है, ये जो होता है ये होता है इसका। अगले देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 113 का। इसमें जो अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाली स्विट्जरलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाली स्विट्जरलैंड की महिला खिलाड़ी कौन सी हैं, स्टेफी ग्राफ, या जस्टिन हेनिन, या सेरेना विलियम्स, या मार्टिना हिंगिस। कौन सी हैं ये। तो 113 का जो होगा वो होगा आपका डी, मार्टिना हिंगिस हैं, जो 15 वर्ष की हैं और 222 दिन की। ठीक है, इन्होंने क्या है, विंबलडन का खिताब जीता, स्विट्जरलैंड महिला हैं ये। अब देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन सा है। टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर, सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, या स्टीवा। तो वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने टेस्ट मैच में कितने हैं, करीब 50 शतक इन्होंने बनाए हैं।
और टोटल अगर पूछ लिया जाए सचिन तेंदुलकर तो 100 शतक हैं इनके, 49 आपके हैं वनडे में और 50 हैं आपके टेस्ट में। तो इन्होंने टेस्ट मैच में सबसे अधिक रन बनाए हैं। अरे देखिए एक दिन ही क्रिकेट मैच में सबसे कम स्कोर 36 रन बनाने वाली किस देश की टीम थी? कनाडा की, बांग्लादेश की, जिम्बाब्वे या आयरलैंड की? तो 115 का जो होगा वो होगा ए। कौन सी थी वो? कनाडा की टीम थी जिसने मात्र 36 रन बनाए थे एक दिवसीय मैच में। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? मार्गेट कोर्ट या जिम्मी कोनर्स या हेनरी कोचेट या पीट सम्प्रास? तो 116 का जो होगा वो होता है आपका सी, हेनरी कोचेट। फुटबॉल में 4 बार हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी मसाशी नाकायमा किस देश के हैं? किसमें हैट्रिक लगाई है? फुटबॉल में। और कौन है? मसाशी नाकायमा किस देश के हैं? ब्राज़ील के, चीन के, अर्जेंटीना या जापान के? तो ये हैं आपके कहाँ के? जापान के खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, टेनिस की सबसे तेज़ सर्विस 246.2 किलोमीटर पर हॉर्स करने वाला रेडी रोडिक किस देश का है? सबसे तेज़ सर्विस की है कितने की? 246.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी। अमेरिका के हैं ये, फ्रांस के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं या कनाडा के हैं? तो ये हैं आपका कौन से? अमेरिका के। ठीक। महिला टेनिस में सबसे तेज़ सर्विस 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करने वाली महिला कौन सी हैं? मार्टिना हिंसिंग या वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स या स्टेफी ग्राफ? कौन सी हैं? तो 119 का होगा आपका बी। कौन है? वीनस विलियम्स। सबसे लंबी अवधि का टेस्ट क्रिकेट मैच कब और किन दो देशों के मध्य खेला गया? सबसे लंबी अवधि का टेस्ट मैच किन दो देशों के मध्य में खेला गया है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 1939, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 1940, या इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका 1939 में, या इंग्लैंड और भारत 1940? सबसे लंबी अवधि का जो टेस्ट मैच खेला गया है वो आपका खेला गया है कब? इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ के बीच में 1939 में। अगला देखिए, सबसे लंबे टेस्ट मैच की अवधि कितने घंटे की होती है? 41 घंटे 16 मिनट की, 42 घंटे 16 मिनट, 42 घंटे की या 43 घंटे 16 मिनट? सबसे लंबी अवधि का मैच कौन सा होता है? तो 121 का जो होगा वो होगा आपका डी, 43 घंटे 16 मिनट का होता है ये। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड साझेदारी किन दो खिलाड़ियों के बीच में है? सचिन और द्रविड़, जयसूर्या अटापट्टू, सईद अनवर अफरीदी और सौरव गांगुली और द्रविड़? तो 122 का जो होगा वो है आपका ए, सचिन और द्रविड़ के बीच की साझेदारी। 123वां देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? सचिन है या इजमामुल हक है, सनत जयसूर्या या ब्रायन लारा? तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे अधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक सचिन तेंदुलकर के नाम में। इसमें उन्होंने कितने 49 शतक लगाए हैं, करीब 17,000 के करीब इनके रन हैं, 17,000 से ऊपर। अगला देखिए, अगला है आपका टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या भारत? तो 124 का जो होगा वो होगा आपका बी। कौन है वो? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका भारत के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में श्रीलंका ने कितने रन बनाए हैं? भारत के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में श्रीलंका ने कितने रन बनाए हैं? तो आपका होगा 125 का कौन सा होगा? 1135, 1135 या 1035, 952 या है 900? तो 125 का जो होगा वो होगा आपका सी, 952। 1997 में ये बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ थी वो आपकी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित थी। मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली जितनी भी वीडियो मैंने डाल रखी हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद।